हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 3 का बिजनेस स्टडीज का कंप्लीट सिलेबस का एक वन शॉट। हमने इससे पहले बिजनेस स्टडीज के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाए हैं। कुछ बच्चे का रिक्वेस्ट था, सर आप एक बिजनेस स्टडीज के ऊपर भी वीडियो बना दीजिए। तो हमने सोचा आपका एग्जाम तो शुरू हो चुके हैं और एग्जाम से पहले अगर एक वन शॉट बना दिया जाए, हर चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो आपको थोड़ा सा समझा दिया जाए, तो हो सकता है आपका एग्जाम में हेल्प हो जाए। ठीक है बच्चों, इसलिए हमने एक वन शॉट में आपका कंप्लीट सिलेबस जो 7 चैप्टर्स आपका है उसके ऊपर, कंप्लीट चैप्टर के ऊपर हमने कुछ नोट्स आपको आज प्रोवाइड करेंगे और आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका एमसीक्यू के लिए जो नोट्स इंपॉर्टेंस है उसी को लेके ही हम आज एक्चुअली डिस्कस करेंगे, जो जरूर आपको एमसीक्यू एग्जाम देने में, मतलब थर्ड सेम का जो एग्जाम है आपका, उसमें जरूर हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, आपका काम क्या है, आपका एग्जाम जरूर चल रहा होगा, तो आपका जो बीएसटीडी एग्जाम है उससे पहले ही हम ये दे रहे हैं कि आप इसको स्टडी कर पाए। तो हमारे साथ साथ में ये वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको जरूर हेल्प होगा। ठीक है बच्चों, हम फिर शुरू करते हैं। और आपको अगर ये हेल्प होता है तो आपका दोस्त भी है, उनको भी हेल्प करना है, तो इसलिए ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अगले जो सेम आने वाले हैं उसके लिए भी आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है बच्चों, चले फिर शुरू करते हैं आज का जो वन शॉट बीएसटीडी कंप्लीट सिलेबस का। चलते हैं फिर। चलिए, हमने स्टार्ट किए हैं एकदम शुरुआत से। हर चैप्टर के ऊपर जो बेसिक नोट्स है, जो लोग बंगाली में करने वाले हैं, बंगाली में पढ़ रहे हैं, उसके लिए हमने इंग्लिश के साथ साथ बंगाली नोट्स भी साथ में दिए हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बंगाली आप लोग देख लीजिएगा, नोट्स अपना कॉपी में उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट करके, अभी टाइम आपके पास नहीं है, स्क्रीनशॉट करके आप देख सकते हैं। तो बेसिक नोट जो इम्पोर्टेंट नोट्स है उसको हमने बना के आपको दिए हैं इंग्लिश में एंड बंगाली में। ठीक है बच्चों, तो चले फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, पहला यूनिट है हमारा यूनिट 1 में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। जिस चैप्टर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस चैप्टर से आएगा। ठीक है बच्चों, चले फिर स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमने हर पॉइंट के ऊपर आपको स्पेशल नोट्स दिए हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस आपको बताएंगे। तो पहले आते हैं कॉन्सेप्ट में। मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। देखिए, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सीधी सी बात है, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को यही काम करना पड़ता है, इफिशिएंटली अगर वो अचीव करना है। क्लियर है बच्चों? क्लियर। आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे क्योंकि 7 चैप्टर पूरा एक ही लेक्चर में कवर करना है, तो इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। आप थोड़ा साथ में चलते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ऑब्जेक्टिव क्या है? मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करना और मार्केट शेयर बढ़ाना, मतलब मार्केट में अपना जो डिमांड जो शेयर है उसको बढ़ाना है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब मार्केट में क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को हैंड ओवर करना है। फेयर वेजेस, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जो वर्कर है, जो एम्प्लॉयज़ है, उसको सही वेजेस पेमेंट करना है। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन उस सोसाइटी में बना है तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका कुछ बनता है सोसाइटी के लिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट और क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव के मतलब से एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। जो एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसका एफिशिएंसी बढ़ाना, उसका
क्वालिटी को और अच्छे करना, उसको डेवलप करना आपका काम होता है। और क्या होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन, जो एम्प्लॉयज़ आपके अंडर पे काम करते हैं उसको जॉब सेटिस्फेक्शन हो, वो जो काम करते हैं काम करने से उसका सेटिस्फेक्शन आए, ये आपको देखना है। ये मैनेजमेंट का काम है, ये देखना। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव समझ में आया। अब आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का, क्या जरूरत है भाई ऑर्गेनाइजेशन में, क्या करता है मैनेजमेंट, हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है वो अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। और क्या करता है, इंप्रूव एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट अर्निंग एफिशिएंसी है उसको बढ़ाते हैं। क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशंस, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट घटाते हैं, क्योंकि अगर मार्केट में कंपटीशन, मार्केट में आपको टिके रहना है तो आपका कॉस्ट, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट भी बनाना है और कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट में आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो कॉस्ट रिडक्शन करना है। इंश्योर्स ग्रोथ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो, ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो। ठीक है बच्चों, ये चीज मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है। ठीक है बच्चों, इसी के आधार पे क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है, चलिए अब बंगालीज में देखिए, बंगालीज में भी हमने इसके नीचे बंगालीज में पूरा दिए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। टाइम आपके हाथ में नहीं है, स्क्रीनशॉट करके आप थोड़ा इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट्स एंड प्रोफेशन। मैनेजमेंट को साइंस भी बोल सकते हैं, आर्ट्स भी बोल सकते हैं, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन भी हो सकता है। कैसे, ये बताते हैं आपको। जैसे मैनेजमेंट को अगर हमने साइंस बताया, क्यों बताया साइंस, भाई ये सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। जैसे साइंस का होता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, डेफिनेटली कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के बेस में, आधार पे ही ये बनते हैं, जो कि पार्शियली साइंस ही तो हुआ, साइंस का भी यही लॉजिक है। नेक्स्ट आगे जाते हैं, आर्ट क्यों है, आर्ट इसलिए है, ये क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स है। जो मैनेजमेंट है उनका जो एक्टिविटी, जो क्रिएटिव जो एक्टिविटीज है, जो स्किल है, मतलब क्रिएटिव स्किल जो है उसको यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, जो कि इनोवेशन, नए कुछ लाना और जैसे लीडरशिप, ये क्या होता है, एक आर्ट होता है। लीडरशिप करना, लीडिंग करना एक आर्ट है। तो इसलिए मैनेजमेंट के अंदर आर्ट का भी कुछ क्वालिटीज जरूर है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट आता है प्रोफेशन। मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों बताते हैं, क्योंकि इट्स रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एथिकल कोड। पार्शियली प्रोफेशन ही तो हुआ, कोई प्रोफेशन में अगर होते हैं तो उसका डेफिनेटली कोई स्पेशल नॉलेज होता है। जैसे डॉक्टर, उसको मेडिकल पास होके मेडिकल नॉलेज उसको रहना पड़ता है। ऐसे ही एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है मैनेजमेंट का। तो पार्शियली हम इसको प्रोफेशन भी बोल सकते हैं। तो मैनेजमेंट को साइंस, आर्ट एज वेल एज प्रोफेशन भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकते हैं। स्पेशली क्या है, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन में आपको इस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान देना है इसमें। चलिए नेक्स्ट आपको बताया गया है कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या क्या लेवल है। ठीक है, क्या क्या लेवल है। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब फ्रेमिंग पॉलिसीज। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो सबसे ऊपर बैठे हैं जो मैनेजमेंट, उनका काम क्या होता है, फ्रेमिंग पॉलिसी। ये लोग पॉलिसी फ्रेम करते हैं, ओवरऑल प्लानिंग करते हैं, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का कैसे काम होगा वो प्लानिंग करते हैं। कौन है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये भी देख लीजिए, क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आएगा। जैसे सीईओ हो गया, डायरेक्टर्स हो गया, ये लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है। क्लियर है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है, इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स। ये लोग प्लान इंप्लीमेंट करते हैं, जो प्लान बनाए गए हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा उसको ये लोग इंप्लीमेंट करते हैं। और क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन, मतलब जो प्लान एग्जीक्यूट कर दिया उसके बाद कोऑर्डिनेट करना आपस में। कौन होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जो कि मैनेजर है आपका। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर लेवल का लोग है उसको हम बोलते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, सुपरवाइजिंग वर्कर्स। जो वर्कर काम करते हैं उसको सुपरवाइज करना, कैसे करना है उसको सुपरवाइज करना, इसका काम होता है। एग्जाम्पल जैसे सुपरवाइजर हो गया, फोरमैन हो गया, ये हो गया लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, हर पॉइंट आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। नाउ मैनेजमेंट
फंक्शंस, मैनेजमेंट का फंक्शंस क्या क्या है, मैनेजमेंट का काम क्या है भाई, मैनेजमेंट का फंक्शन क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए प्लानिंग करना, कोई भी काम करने से पहले पहला काम ही तो यह है कि भाई प्लान करना, तो मैनेजमेंट का मेन फंक्शन है प्लान करना। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग, जैसे प्लानिंग हुआ कैसे काम होगा, फिर जो जो एलिमेंट्स है जिसको लेके हम काम करेंगे, जैसे मैन हो गया, मटेरियल हो गया और भी मशीन्स हो गया, सबको एक साथ करना, इकट्ठा करना, एक साथ काम पे लगाना, उसको मतलब ऑर्गेनाइज करना। नेक्स्ट होता है स्टाफिंग, काम करने के लिए लोगों को चाहिए भाई, तो स्टाफिंग करना पड़ेगा, मतलब एम्प्लॉयज चाहिए। फिर डायरेक्टिंग, कैसे काम होगा वो डायरेक्शन देना मैनेजमेंट का काम है। एंड उसके बाद जैसे डायरेक्शन दिया जा रहा है, जैसे काम करने के लिए बोला गया है, वो काम उस तरीके से हो रहा है कि नहीं, उतना तक हो रहा है कि नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, कंट्रोलिंग करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया मैनेजमेंट का काम, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर, समझ में आया। चलिए और भी एक बात बता दूं आपको, जिस तरह से हमने ये सीरियल इसको लिखा है, आपका जो काम है मैनेजमेंट का वो ऐसे ही सीरियली उनका काम है, जो कि शुरुआत में होगा प्लानिंग और एंड में होगा कंट्रोलिंग। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। नाउ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन मतलब देखिए कोऑर्डिनेशन का काम क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, ये होता है ग्रुप एफोर्ट, है ना, ये ग्रुप एफोर्ट्स है जो कि कंटिन्यूअस है। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट, आपस में बहुत सारे लोग एक साथ कुछ काम करते हैं तो आपस में कोऑर्डिनेट करके करना पड़ता है, मतलब आपस में मिलजुल के। ठीक है, तो एक दूसरे से हेल्प करके करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, जिसका क्या है एक ग्रुप एफोर्ट है, एक साथ मिल के करना। नेक्स्ट होता है कंटिन्यूअस, एक बार कर दिया हो गया नहीं, ये कंटिन्यू, कोऑर्डिनेशन का कंटिन्यू चलते रहना होता है, मतलब चलते रहेगा। नेक्स्ट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, हर मैनेजर का कोऑर्डिनेशन करना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनको मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, कोऑर्डिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस है कि एंश्योर्स ऑफ यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब सब लोग मिला के एक ही काम, एक ही गोल में जाने के लिए जो ज़रूरत है वो एंश्योर करता है कि सब लोग मिल के इकट्ठा काम करेगा। नेक्स्ट होता है इसमें एफिशिएंसी बढ़ेगा, जैसे इकट्ठा सब लोग मिल के काम करेंगे तो हर किसी का ही एफिशिएंसी बढ़ेगा। एंड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, सब लोग मिल के कुछ काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस भी जरूर आएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में सब मिल के एक साथ काम करेंगे तो जरूर ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस भी आएगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो अपना गोल है उसमें अचीव कर पाएगा। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, हर जगह कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन के अलावा काम तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रुप वर्क है, ग्रुप वर्क में कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर से मतलब फर्स्ट यूनिट से मेन जो पार्ट था वो आपको हमने समझा दिए हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, यूनिट 2 में चलेंगे, चलते हैं फिर यूनिट 2 में। चलिए यूनिट 2 में चलते हैं। यूनिट 2 आपका टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मार्क्स इसमें कितना है, इसमें भी मार्क्स आपका 5 मार्क्स है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। चलिए शुरू करते हैं। नाउ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस पहले हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। जो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग होता है, मैनेजरियल बिहेवियर क्या होगा, उसका एक गाइडलाइन जो है उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी काम करने का एक नियम होता है, एक नीति होता है, ठीक है ना, तो उसी नियम के आधार पे मैनेजमेंट जो काम करते हैं उसका कैसे वो काम करेगा, क्या गाइडलाइन, कैसे वो काम कर सकते हैं, क्या रूल्स उसको मेंटेन करना है, जिसमें मैनेजमेंट का बिहेवियर कैसे होगा,
उसी के ऊपर कैसे डिसीजन लेगा, उसके आधार पे जो नियम है, जो रूल्स है, उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ये एक गाइडलाइन टू द मैनेजमेंट है, ठीक है, मैनेजर के लिए एक गाइडलाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेचर क्या है? नेचर क्या है इसका? एक तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है ये हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई भी नॉन बिजनेस, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कॉलेज, स्कूल, हर जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बताया गया आपको? फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये जो रूल्स, ये जो प्रिंसिपल्स है फ्लेक्सिबल है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है बिजनेस का वो भी फ्लेक्सिबल है, चेंज होते रहते हैं। तो उसके साथ हमको अगर मैच करके चलना है तो ज़रूर आपका ये रूल्स भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तभी जाके हम अडॉप्ट करके आगे जा पाएंगे। तो ये जो रूल्स है, ये जो प्रिंसिपल्स है, ये फ्लेक्सिबल है। चलिए नेक्स्ट होता है जनरल गाइडलाइंस नॉट रिजिड रूल्स। ये जो रूल्स है ये रिजिड नहीं है, ये जनरल गाइडलाइंस है। मैनेजर अपने तरीके से चल सकते हैं, ये सिर्फ गाइडलाइन है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो बताया गया कि आपको ऐसे ही चलना है, ना तो आप इधर उधर कर सकते, ऐसा नहीं है। ये जनरल गाइडलाइन है, इसको आगे रख के आप अपने तरीके से कैसे काम अच्छे तरीके से हो, गोल कैसे अचीव करें, ऐसे आप काम मैनेजमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये जो रूल्स, ये जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं, ये ऐसे आंख बंद करके कुछ नहीं लिखा गया। ये कॉज इफेक्ट के आधार पे, रिलेशनशिप के आधार पे ही ये रूल्स बनाया गया। क्यों ऐसे होता है, इसके पीछे कारण है। कैसे ऐसे क्यों चलना है, ऐसे काम क्यों करना है, इसके पीछे भी कारण है। पिछले काफ़ी सारे एक्सपीरियंस जो मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल बनाए हैं, जो लोग उनको एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस के आधार पे ये प्रिंसिपल उन लोगों ने बनाए हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट आते हैं आगे। फॉर्म्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जो भी आपको बताया, जो यहाँ पे ऐसे कुछ आंख बंद करके नहीं लिखा गया, ये प्रैक्टिकल लाइफ का प्रैक्टिस है एंड एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि ये रूल अगर फॉलो करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस होगा। इसीलिए इस टाइप का रूल्स, ये जो गाइडलाइंस बनाया गया है। ठीक है, चले फिर आगे। अब हम चलते हैं सिग्निफिकेंस क्या है भाई, इसका क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। एक्चुअली रियलिटी में क्या है, उसका एक धारणा, एक गाइडलाइन किसको देते हैं, बहुत एक यूजफुल गाइडलाइन किसको देते हैं, मैनेजमेंट को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स। अगर मैनेजर इस प्रिंसिपल को फॉलो करके अपना काम करे तो उनका जो एफिशिएंसी है वो जरूर इंक्रीज होगा, एफिशिएंसी उनका बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या होता है, हेल्प इन साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीजन लेते हैं, अगर साइंटिफिकली कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके लिए ये गाइडलाइन आपको बहुत ही हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है मीटिंग चेंजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। बिजनेस वर्ल्ड चेंज होते रहते हैं कंटिन्यूअसली, आपको बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, तो उस एनवायरनमेंट के साथ अगर आपको मैच होके आगे चलना है तो फिर काफ़ी चेंजेस आता है, जो कि ये जो गाइडलाइन है ये उसी चेंज के साथ साथ बिजनेस को एडॉप्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल रूल्स है तो इसलिए ये हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आ रहा है। चलते हैं आगे। नाउ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो प्रिंसिपल दिए हैं, दो व्यक्ति जिसका नाम बहुत ज़्यादा आते हैं मैनेजमेंट में, जिसका प्रिंसिपल फॉलो होता है इन जनरल। जैसे कि एक होता है फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। फेयोल्स को फादर ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला जाता है फेयोल्स को, ये आप ध्यान पे रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आएगा इसके आधार पे। चलिए, फेयोल ने आपको 14 प्रिंसिपल दिए हैं। फेयोल ने 14 प्रिंसिपल के बारे में बताए गए हैं, जो जनरल प्रिंसिपल है 14 ऐसे प्रिंसिपल बताए हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या बताए हैं। नंबर 1, जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क, उन्होंने बोला है कि भाई काम को, एक ही काम को अलग अलग बांट दो काफ़ी लोगों को, तो हर काम का हर पार्ट में क्या होगा,
हर लोग एक्सपर्ट होगा और काम भी आपका बहुत स्मूथली और फास्ट होगा। क्योंकि एक काम अगर आप एक व्यक्ति को पूरा काम दोगे तो हो सकता है वो पूरा कर ना पाए या वो टायर्ड हो जाए और उनका उतना एफिशिएंसी सामने ना आए। तो इसलिए काम को अगर डिवीजन कर देंगे, जो जिस काम में जितना बेहतर कर सकते हैं उसको वो काम बांट दो, तो फिर काम आपका अच्छा होगा और फास्ट होगा और बोरिंग भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि किसी को अगर हम किसी को अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, कोई मैनेजर को अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कोई काम का, उसके साथ साथ उसको अथॉरिटी भी देना चाहिए कि वो काम दूसरे से करवा पाए, वो अथॉरिटी उनको भी देना पड़ेगा। मतलब जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उनको अथॉरिटी भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। कोई भी काम अगर सक्सेस होता है तो डिसिप्लिन के अलावा नहीं हो पाता, तो उनका मानना है कि भाई प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करके काम करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन होना चाहिए, तब आपका काम अच्छा होगा। नेक्स्ट होता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब अगर जो बॉस है, बॉस अपना लोअर लेवल जो उनके अंदर पे जो लोग काम करते हैं उसको कमांड देते हैं भी क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो अगर वो यूनिटी ऑफ कमांड जो काम किसको क्या काम करना है वो कमांड करते हैं, बॉस करते हैं। अगर एक ही व्यक्ति से अगर वो कमांड आए वही सही है, अगर नहीं तो 2-3 व्यक्ति अगर किसी एक व्यक्ति को आके बोले आप ऐसे ये काम करो, दूसरे आके बोला ये काम करो, तो इसमें क्या होगा, जो काम वो नहीं बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि नहीं पता चलेगा वर्कर को हम किसका बात सुने और क्या काम करें। तो इसलिए जो कमांड है वो एक ही व्यक्ति से आना चाहिए, मतलब यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। नेक्स्ट होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जैसे कमांड आपको बताया ऐसे ही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। कोई भी एक ही व्यक्ति डायरेक्शन दे अपना लोअर लेवल को कि वो अपना तरीके से काम करे, नहीं तो 2-3 व्यक्ति आके अलग अलग तरीके से काम करने के लिए बोलेगा तो जो वर्कर है उसका काम करना, मतलब जो एम्प्लॉइज है उसको काम करने में बहुत ही दिक्कत होगा, वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब हर किसी का पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन को जनरल इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अपना व्यक्तिगत प्रॉब्लम लेके आप खड़े हो जाएंगे, अपना व्यक्तिगत मतलब काम करने के लिए आप लगे रहेंगे, ऐसा नहीं है। पूरा ऑर्गेनाइजेशन का काम करने के लिए, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का कैसे अच्छा होगा वो सोचना पड़ेगा। पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ के जनरल इंटरेस्ट में आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है रेमुनरेशन। जो वर्कर आपका ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसको प्रॉपर रेमुनरेशन देना चाहिए, जितना उसका हक है उतना रेमुनरेशन उनको देना चाहिए, तब वो काम में उसका मजा आएगा, काम में वो सेटिस्फाई होगा, तो वो अच्छा काम करेगा, एफिशिएंटली काम करेगा। नेक्स्ट होता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब जो क्षमता है, जो अथॉरिटी है वो सेंट्रली कंट्रोल करे, या कुछ काम कुछ अथॉरिटी बांट दिया जाए। एक्चुअल में क्या होता है, जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें बड़े जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास बहुत सारे काम रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है, तो उस केस में क्या है कि वो अथॉरिटी को धीरे धीरे करके नीचे लेवल में, लोअर लेवल तक बांट दे, तो काम हल्का होगा और वो इम्पोर्टेंट काम में ध्यान दे पाएगा। तो ऐसे ही डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। लेकिन जो इम्पोर्टेंस जगह है, जो इम्पोर्टेंस काम है, वो जरूर सेंट्रलाइज करके रखना चाहिए। नेक्स्ट होता है स्केलर चेन। ठीक है, जो चेन वाइज जो अथॉरिटी है वो चेन वाइज ऊपर से नीचे तक आता रहेगा। ठीक है बच्चों, ऑर्डर सेम बात बताया आपको, ऑर्डरली होगा, स्टेप बाय स्टेप एक ऑर्डर वाइज आपका मैनेजमेंट का अथॉरिटी रहेगा। नेक्स्ट होता है इक्विटी। इक्विटी, हर एम्प्लॉय को इक्वली देखना चाहिए, है ना, किसी को अलग अलग करके स्पेशल किसी को इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए, हर एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट होता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अगर जॉब का स्टेबिलिटी रहे तो किसी को टेंशन नहीं होगा अपना जॉब के लिए, तो मन लगा कि वर्कर अपना काम कर सकते हैं। तो ये एश्योरेंस देना पड़ेगा कि उसका जो जॉब का टेन्योर है वो फिक्स है, उसमें उसका कोई टेंशन नहीं है, उसका स्टेबिलिटी है। ठीक है, और क्या है, इनिशिएटिव। जरूर मैनेजमेंट को कोई काम करने के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए, हर टाइम इनिशिएशन के साथ काम करना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए हर काम में। नेक्स्ट होता है स्पिरिट्स।
स्पिरिट द कॉर्प्स, इसका मतलब होता है टीम स्पिरिट। जो कोई भी काम एक अकेला नहीं हो सकता है, सब मिलके ग्रुप मिलके टीम वाइज काम करना पड़ेगा, तब जाके हम अचीव करेंगे अपना जो गोल है। ठीक है बच्चों, ये है आपका क्या है, ये है आपका प्रिंसिपल, किसका प्रिंसिपल, हेनरी फेयल का। ठीक है, अब इसका बंगाली भी हमने दिए हैं, आप देख सकते हैं, इसको आप कॉपी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपको पता है नेक्स्ट जो है वो टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर्स को क्या बताया जाता है, एफ.डब्ल्यू. टेलर इनका फुल नेम है, एफ.डब्ल्यू. टेलर। इनको बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, टेलर को बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि आपका एमसीक्यू में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, उसने कुछ प्रिंसिपल दिए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया जाए। उसने क्या क्या प्रिंसिपल दिए हैं, देखिए उनका क्या क्या प्रिंसिपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये जो रूल्स, ये जो प्रिंसिपल बनाए हैं, ये प्रिंसिपल क्या है, साइंटिफिक है। ऐसा नहीं कि भाई अपना सोचा ऐसे कुछ बना दो, अंदाजा में बना दो कुछ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल एक साइंटिफिक रूल है। हार्मोनी नॉट डिसऑर्डर, इसका मतलब है इकट्ठा एक होके करना है, आपस में विरोध जरूर नहीं करना है, सब लोग मिलके एक साथ काम करना है, आपस में हार्मोनी रखना है, लड़ाई दंगा होके काम नहीं होता, तो विरोध नहीं करना है, एक साथ होके काम करना है। नेक्स्ट होता है कोऑपरेशन। नेक्स्ट बोला गया है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब कोई अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट में नहीं रहेगा, सब लोग आपस में ग्रुप मिलके आपस में कोऑर्डिनेट करेगा। कोई काम सक्सेस करने के लिए, कोई गोल अचीव करने के लिए आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रहना चाहिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करना, किसी के प्रॉब्लम में खुद आगे जाना, उसका प्रॉब्लम में आपको भी जाना है। ठीक है, ऐसे करके काम आगे ले जाना है, कोऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बोला गया है कि भाई डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब जो वर्कर आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको तरीके से ऐसे ट्रेनिंग दिया जाए कि वो अच्छा एफिशिएंट बन जाए और साथ साथ में उसका प्रॉस्पेरिटी हो। तो वर्कर का जो डेवलपमेंट है उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। टेलर ने बताया कि वर्कर का जो डेवलपमेंट है, उसका एफिशिएंसी है, उसका प्रॉस्पेरिटी है, उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तब आपका काम सक्सेस होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम आते हैं टेक्निक। ठीक है, कुछ टेक्निक के बारे में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बताए हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के हिसाब से कुछ टेक्निक उसने बताया है, तो ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, क्या बोला गया, फंक्शनल फोरमैनशिप। एक तो फंक्शनल फोरमैनशिप, इसका मतलब है हर काम के लिए अलग अलग हेड फोरमैन रखना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, कोई भी काम का, पर्टिकुलर काम का एक स्टैंडर्डाइज किया जाए और बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई किया जाए, जो कि वर्कर वो काम को समझे और तरीके से कर पाए। इसके लिए कुछ स्टडीज़ के बारे में भी उसने बताया है, कुछ स्टडी के लिए उसने बताया, जैसे कि ये आपको बताया, जैसे कि मेथड स्टडी, किस प्रोसेस में काम होगा, कैसे काम करने से सक्सेस आ सकता है, उसने वो सब स्टडी किए। फिर स्टडी करने के बाद कुछ डिसीजन लिया जाए कि भाई ऐसे हम करेंगे तो काम अच्छा चलेगा, अच्छा होगा, कौन सा मेथड हम एक्चुअली अप्लाई करने से सक्सेस आएगा, तो उसके लिए मेथड स्टडी के बारे में बताया उसने। मोशन स्टडी, जिसमें उसने मोशन स्टडी के में बताया, जैसे कि कोई एम्प्लॉयज़ को बार बार इधर उधर दौड़ना भागना ना पड़े, एक जगह बैठ के जल्दी जल्दी काम कर पाए, मतलब इसमें टाइम ना वेस्ट हो, मतलब एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा भागेंगे दौड़ेंगे, टाइम भी वेस्ट होगा और वो काम सक्सेस भी नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने बोला मोशन स्टडी करवाए हैं, करके फिर कि जैसे कौन सा इसमें काम करने से एम्प्लॉयज़ को कम भागना दौड़ना पड़े, वो तरीका अपनाएं। नेक्स्ट होता है टाइम स्टडी, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी जॉब पूरा करने के लिए कितना टाइम लगता है, उसके हिसाब से फिर स्टैंडर्ड टाइम बनाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि फिर टाइम स्टडी करके कोई भी वर्कर को कोई भी काम करने के लिए स्टैंडर्ड कितना टाइम लग सकता है, उस टाइम स्टडी के थ्रू
हम डिसीजन ले सकते हैं। मतलब ये सब जो मेथड आपको बताया, टेक्निक जो बताया, इस टेक्निक के आधार पे ही एक्सपेरिमेंट करके ही फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट बना है। नेक्स्ट होता है फैटिग स्टडी, है ना। फैटिग स्टडी भी किया जाता है, फिर उसके आधार पे कितना टाइम आइडल टाइम देना चाहिए उनको, कितना टाइम गैप देना चाहिए, ये सिद्धांत लिया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका तरीका। तो और एक है जैसे कि डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, जो कि आपने ऑलरेडी कॉस्टिंग में किए हैं, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, जिसमें उसने एक तरीके से जिसका एफिशिएंसी कम है उसको साझा दिए हैं, और जिसका एफिशिएंसी अच्छा है 100 और उससे ज़्यादा है तो उनको उसने रिवार्ड दिए हैं। इस तरीके से भी आप एम्प्लॉय को सीधा कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। तो ये उनका टेक्निक है जिसके थ्रू साइंटिफिक मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल उसने बनाए हैं। ठीक है बच्चों, चले फिर आगे बढ़े। बंगाली में नीचे दिया हुआ है, आप इनको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या कॉपी करके रख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये हुआ सेकेंड चैप्टर, जो इम्पोर्टेंस पार्ट था आपको बताया है। तो अब आप आगे चलेंगे, थर्ड चैप्टर में चलेंगे। आप लोग बोर मत हो जाना, क्योंकि ये वन शॉट में ही है, पूरा वीडियो पूरा कंप्लीट सिलेबस में डिस्कशन है। बोर मत होना, हो सकता है आप थोड़ा सा वीडियो देख ले तो आपको फ़ायदा हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब थोड़ा सा देख ले तो आपका जो याद है, जो आपने पढ़े हैं, थोड़ा सा और ताज़ा हो जाए, है कि नहीं, याद आ जाए फिर जो पढ़े हैं आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूनिट 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टॉपिक में गड़बड़ हो गया है ना। ये एक्चुअली बिजनेस एनवायरनमेंट होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट होगा, गलती से कुछ और आ गया, बिजनेस एनवायरनमेंट होगा। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें रहेगा आपका 5 मार्क्स। बिजनेस एनवायरनमेंट में रहेगा आपका 5 मार्क्स। ठीक है बच्चों, चले फिर स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, चलिए देखते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट एक्चुअली है क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट हम किसको बोल रहे हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस, कुछ एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजंस एंड परफॉर्मेंस। कोई बिजनेस का क्या सिद्धांत लेना है, उनको क्या डिसीजन लेना है, या उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, वो जिस एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्सेस है उसी को हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब बिजनेस के ऊपर जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो फोर्स जो काम करते हैं, जिसके आधार पे बिजनेस का डिसीजन क्या होगा या बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, वो डिपेंड करता है, उसी को हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। सीधी सी बात है, सिंपल। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंस क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसको स्टडी करना चाहिए, क्यों हम बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी करेंगे। नंबर 1, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। मतलब अगर हम स्टडी करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपर तरीके से स्टडी करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि भाई अब बिजनेस एनवायरनमेंट में मतलब अब बिजनेस का क्या अपॉर्चुनिटीज है, नए कुछ अपॉर्चुनिटीज क्या आ रहा है, या कुछ थ्रेट है, अभी जो बिजनेस हमारा चल रहा है उसमें अगर कोई थ्रेट है वो भी आपको पता चलेगा। अगर या तो कोई नए आपका मौका है बिजनेस का, वो भी आपको पता चल जाएगा, तो आप पहले से उसका बंदोबस्त कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है प्रोवाइड्स अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। जो अभी आपको बताया कि कोई थ्रेट है तो पहले से आपको सिग्नल दे देगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई ऐसे होने वाले हैं, तो भाई अपने तरीके से उसको कैसे टैकल करें, आप अपने तरीके से सोच सकते हैं, पहले से आप उसको टैकल करने के लिए बंदोबस्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अब क्या होता है, काफ़ी सारे रिसोर्सेज है जिसको आप यूज़ कर सकते थे, लेकिन आपने एनवायरनमेंट स्टडी नहीं किए तो आपको नहीं पता चला। अगर आप एनवायरनमेंट स्टडी करें तो आपको पता चले कि भाई क्या क्या यूजफुल रिसोर्सेज है जिसको हम यूज़ कर सकते थे। ठीक है, इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस
डेफिनेटली अगर ये पहले से आपको पता चल जाए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है या क्या थ्रेट है, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो ज़रूर इम्प्रूव होगा, क्योंकि आप उसके आधार पे अपना काम करेंगे तो ज़रूर आपको परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट है हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। बिजनेस वर्ल्ड रैपिडली चेंज हो रहा है आजकल, तो बहुत फास्ट चेंज होता है बिजनेस वर्ल्ड। तो उस चेंज के साथ अगर आपको कोप अप करना है, उसके साथ आपको रहना है, बिजनेस को एग्जिस्ट करना है, सर्वाइव करना है, तो ज़रूर आपको कंटिन्यूअसली बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हुए चलना है, नहीं तो फिर आप नहीं टिक पाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों, इंपॉर्टेंट समझ में आया। चलिए बंगाली के लिए नीचे है, आप इसको देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या क्या डायमेंशन है, चलिए देखते हैं एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि इन्फ्लेशन है ना, मार्केट प्राइस बढ़ गया, इन्फ्लेशन हो गया। इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करता है आपका बिजनेस का कैसे चलेगा, क्योंकि आप कहीं से लोन लेते हैं तो फिर है ना, लोन लेते कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, जीडीपी रेट क्या चल रहा है, ग्रोथ रेट क्या है, या टैक्सेशन, गवर्नमेंट का टैक्सेशन सिस्टम कैसा है, उस हिसाब से आपको बिजनेस के ऊपर जरूर इफेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट है सोशल एनवायरनमेंट, जैसे कि कल्चरल वैल्यूज़, लाइफस्टाइल, एजुकेशन, पॉपुलेशन। देखिए इसके आधार पे आपका बिजनेस चलेगा, आपका डिमांड कितना होगा, कौन सा चीज़ का डिमांड होगा, है ना, तो वो डिपेंड करता है ये सोशल एनवायरनमेंट के ऊपर। तो उसी हिसाब से आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, बुरा चलेगा, आपको पता चलेगा कैसे चल सकता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जैसे कि इनोवेशन, हर दिन नए नए कुछ आ रहा है। फिर ऑटोमेशन, R&D, ये सब भी इसके अंदर आता है भाई, ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर ये सब आता है। नेक्स्ट होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये भी आपका बिजनेस के ऊपर प्रभाव लाते हैं, है ना। पॉलिटिकल जैसे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी प्रभाव लाते हैं, नए कुछ इनोवेशन हो रहा है तो आप उसके साथ अडॉप्ट नहीं होंगे तो फिर आपका बिजनेस तो गए, है कि नहीं। तो आपको रिसर्च डेवलपमेंट करके नए नए कुछ लाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या, जैसे कि गवर्नमेंट स्टेबिलिटी। अगर आप जिस देश में, जिस कंट्री में आपका बिजनेस है, अगर वहाँ पे गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, गवर्नमेंट कुछ ही दिनों में एक गवर्नमेंट जाते हैं दूसरा आ जाते हैं, तो वहाँ पे देखिएगा बिजनेस भी ऐसे टल मटल होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं रहेगा। फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी है, हर पॉलिटिकल पार्टीज का आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकता है, उनके तरीके से वो अपना गवर्नमेंट चलाते हैं, तो इसलिए वो भी आपका बिजनेस के ऊपर प्रभाव लाएगा। इसके अलावा फिर गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ वगैरह होगा, है ना, गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसी लेते हैं बिजनेस के लिए, तो उसके ऊपर भी इफेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है लीगल एनवायरनमेंट, जैसे कि लॉज रिगार्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कैसा है, क्या क्या उसमें दिया है, जिसमें बिजनेस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये भी है। लेबर लॉज क्या है, फिर एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट के ऊपर भी लॉ है ना, तो कुछ आप बनाते हैं उसमें हजरस कुछ बनाते हैं तो एनवायरनमेंट खराब करेगा, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन होगा, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट का कुछ प्रोटेक्शन लॉ तो ज़रूर बना होगा, वो भी आपका बिजनेस के ऊपर ज़रूर प्रभाव डालेगा। तो ठीक है, ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलते हैं फिर आगे। नाउ लिबरलाइजेशन, ठीक है। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है, लिबरलाइजेशन का क्या आप समझते हैं। जैसे कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, जैसे रिड्यूस्ड लाइसेंसिंग, ईजियर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो रेस्ट्रिक्शन है बिजनेस के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, वो थोड़ा सा घटा देना। इसका मतलब क्या है कि रिड्यूस लाइसेंसिंग, हर किसी में अगर लाइसेंस लेना होता पहले तो वो नहीं लेना है। काफ़ी सारी चीज़ जो गवर्नमेंट बनाएगा प्राइवेट नहीं बना सकते थे या लाइसेंस लेना पड़ता था, वो थोड़ा सा छूट दे। और क्या कि आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे स्थिति अगर गवर्नमेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं
लिबरलाइजेशन। ठीक है बच्चों, चलिए और आगे बढ़े। नेक्स्ट होता है प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब होता है, ट्रांसफर द ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, मीन सेल ऑफ गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र कर देना, सेल कर देना कि वो अच्छे मैनेजमेंट वो बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाए, इसलिए प्राइवेटाइजेशन किया जाता है। कई सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेट के अंदर दिया गया है। जैसे नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन डोमेस्टिक इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू फ्री फ्लो ऑफ गुड्स सर्विस टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो दूसरे देश के साथ फ्रीली टेक्नोलॉजी आना जाना करना, फिर फ्रीली दूसरे देश के साथ इकोनॉमी के साथ फ्रीली बिजनेस करना, गुड सर्विस का परचेज सेल करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, अगर ऐसे बना दिया जाता है तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, जो कि आज के दिन में बिल्कुल ग्लोबलाइजेशन हो गया है और ग्लोबलाइजेशन में ही चल रहा है बिजनेस, क्योंकि आज यहाँ बैठ के आप दूसरे देश का भी सामान यहाँ बैठ के खरीद सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और ये फ्री हो गया, बिजनेस भी डेवलप हो रहा है इसके चक्कर में। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़े। फिर बंगाली के लिए नीचे दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। गवर्नमेंट का जो अलग अलग पॉलिसीज है, जैसे कि अभी बताया आपको, जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ बिजनेस के ऊपर, क्या क्या इम्पैक्ट बिजनेस इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। फर्स्ट देखते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है ना। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है, इंक्रीज कंपटीशन। देखिए जैसे होगा ही बेटर क्वालिटी एंड लोअर प्राइस। अब देखिए कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि अपना देश का कुछ ऑर्गेनाइजेशन था, उसके साथ साथ ग्लोबली दूसरे देश से भी देश का भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ आके बिजनेस करते हैं या प्रोडक्ट यहाँ आते हैं, तो उसमें क्या है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अब कंपटीशन बढ़ने से फ़ायदा किसका है, कंज्यूमर का फ़ायदा है। क्यों भाई, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स उसको मिलेगा, साथ में प्राइस भी लोअर होगा। जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है वहाँ प्राइस घटेगा, तो कंज्यूमर को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा इसमें। नेक्स्ट आता है वाइडर मार्केट्स। अब जो इसमें एक फ़ायदा क्या हुआ भाई, जो सेलर है, जो प्रोड्यूसर है, उसके लिए मार्केट जब अपना देश के अंदर सीमित थे, अब उनके लिए मार्केट पूरा वर्ल्ड बन गया, तो उसका मार्केट बहुत बढ़ गया है। तो इसका मतलब है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बढ़ गया उनके पास। ठीक है, नेक्स्ट होता है एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी। जैसे कि हमारे देश में अगर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है तो दूसरे देश से मंगा सकते हैं। तो क्या है कि दूसरे देश का जो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करने का मौका मिलता है, जिस कंट्री में वो एडवांटेज नहीं है वो दूसरे कंट्री से वो एडवांटेज ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दूसरे देश का इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ सकता है, जिसमें यहाँ बिजनेस बड़ा होगा, बनेगा बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस बनेगा, उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फ़ायदा है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट्स। अब जैसे पॉजिटिव किसी का है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो होगा, तो चलिए देखते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है इसमें। इंक्रीज्ड कंपटीशन, जैसे कंपटीशन का अभी बताया आपने, जो कंपटीशन तो बड़ा है। अब कंपटीशन के कारण एक प्रॉब्लम क्या है कि सर्वाइवल डिफ़िकल्ट फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज। हमारे देश में जो छोटा छोटा इंडस्ट्रीज है, उसके लिए ये बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के साथ लड़के कंपटीशन करके अपने आप को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है बच्चों, क्योंकि उनका तो एक मास प्रोडक्शन होता है, उनका खर्चा कम होता है, उनका कॉस्ट कम पड़ता है, तो वो कम प्राइस में मार्केट में सेल कर सकते हैं। लेकिन छोटे ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है कि मास प्रोडक्शन नहीं होता है, तो इसलिए इनका जो कॉस्टिंग होता है वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा होता है, इसलिए ये लोग इसके साथ इस कंपटीशन में टिक नहीं पाते। चलिए और आगे जाते हैं। ओवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंपनीज। अब क्या होता है, कुछ ऐसे हो जाते हैं कि हम लोग दूसरे देश का सामान खरीदते खरीदते ऐसे हो जाते हैं कि फिर हमारा जो छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री था वो तो बंद हो जाता है। तो उसमें क्या होगा, हम ज़्यादा ही फॉरेन कंपनीज के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, ये सही नहीं है देश के लिए। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ कल्चरल इरोशन। अब जैसे दूसरे देश का लोग आएंगे, जैसे यहाँ बिजनेस करेंगे, दूसरे लोग भी यहाँ आएंगे, तो हमारा जो कल्चर्स है वो कल्चर थोड़ा सा डैमेज होने का चांसेस रहेगा, है ना। हमारा जो कल्चर है वो खराब होने का चांस रहेगा। ठीक है बच्चों, ये है आपका इम्पैक्ट। इसके लिए बंगाली में भी है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं या इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। तो ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हुआ
अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। आप भी बीच बीच में पानी पीते रहिए और चैप्टर के पर चैप्टर पढ़ते रहिए। आप जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे उसका मार्क्स से देखिए, आप जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो है प्लानिंग, ठीक है, वो है प्लानिंग। और ये मैनेजमेंट का फर्स्ट काम है प्लान करना, और इसका जो मार्क्स है वो है 7। इस चैप्टर से आपको 7 मार्क्स एग्जाम में आएगा। चलिए देखिए आगे चलते हैं। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन के बारे में डिस्कस किया जाए। कॉन्सेप्ट देखा जाए, प्लानिंग किसको हम बोलते हैं, एक्चुअली प्लानिंग है क्या? प्लानिंग इज द प्रोसेस। तो प्लानिंग क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ थिंकिंग इन एडवांस अबाउट व्हाट इज टू बी डन, व्हेन, हाउ एंड बाय whom। सिंपल। प्लानिंग क्या है? एक सोच है, एक थिंकिंग है आपका। पहले से ही काम करने से पहले ही हम लोग ये सोचते हैं कि भाई क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करवाना है, ठीक है। ये जो थिंकिंग है इसी को हम बोलते हैं प्लानिंग। अब देखिए कुछ भी काम करते हैं, आप अपना घर में ही कोई एक प्रोग्राम बनाते हैं, जन्मदिन बनाते हैं, उसके लिए भी आपको प्लान करना पड़ता है ना। तो ऐसे ही बिजनेस में भी ऐसे ही है, कोई भी काम करने से पहले आपको प्लान करके तरीके से आगे बढ़ना होता है। तो ये होता है प्लानिंग। सो इट ब्रिजेज द गैप बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये क्या करता है प्लानिंग? भविष्य में क्या होने वाले हैं और प्रेजेंट का जो कंडीशन है इसके अंदर का जो ब्रिजेज है, जो दूरियां हैं, उसको खत्म करते हैं प्लानिंग, ठीक है। तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बीच में जो दूरियां हैं उसको खत्म करते हैं कौन? प्लानिंग, ठीक है। तो प्रेजेंट से फ्यूचर पहुंचाने का रास्ता बना देते हैं। चलिए अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है देखते हैं। एक होता है प्रोवाइड डायरेक्शन, किस रास्ते में आपको चलना है, ये डायरेक्शन आपको देते हैं कि बस इसी रास्ते में चलो, ऐसे काम करो तो फिर सक्सेस आ जाएगा, है ना, ये रास्ता दिखाते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिए अब पहले से आप बहुत सोच समझ के प्लान बनाएंगे तो भविष्य में अनसर्टेन है, हमको पता है कि इन फ्यूचर ऑलवेज अनसर्टेन है, लेकिन फिर भी आप पिछले का जो नॉलेज है उसको लगाएंगे काम पे, या पहले से कुछ आप उसके लिए सोच के ही आप प्लान बनाएंगे ना। तो जो प्लान आप बनाएंगे फ्यूचर अनसर्टेनिटी है उसके आधार पे ही आप सेट करके अपना प्लान बनाएंगे। तो जो फ्यूचर का जो अनसर्टेनिटीज है उसको थोड़ा जो रिस्क है उसके लिए वो रिड्यूस हो सकता है, हमने एलिमिनेट नहीं कर सकते, रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल आप एलिमिनेट कर देंगे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोमोट्स इनोवेशन आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज, है ना। जो प्लानिंग जो होता है, प्लानिंग के थ्रू ही तो हम लोग नए नए कुछ बनाने का, नए नए कुछ सोच, नए नए कुछ तरीका लाने के लिए लाते हैं और वो प्लान करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, पहले प्लान करते हैं उसका, तो वो नए नए इनोवेटिव आइडियाज इसमें आपको प्रोमोट करता है। नेक्स्ट क्या होता है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीजन लेंगे तो पहले प्लान तो करेंगे कैसे करना है, उसके बाद ही तो हम डिसीजन लेंगे, है ना। तो ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। जैसे कि हम अगर कंट्रोल करना चाहे तो कैसे कंट्रोल करेंगे, भाई कितना काम कितने टाइम में होना चाहिए, ये सब स्टैंडर्ड पहले हम बना देते हैं। भाई ये काम इतने टाइम में होना चाहिए, ये काम इनको करना है, तो ये पहले स्टैंडर्ड बना देंगे तो बाद में वो किया नहीं किया, कितना किए, कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो कंट्रोल करने का काम ईजी हो जाता है, ठीक है। तो प्लानिंग ऐसा है जो कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए ये स्टैंडर्ड वगैरह बना देते हैं जिसके थ्रू हम कंट्रोल कर पाते हैं कैसे काम हो रहा है, कितना हुआ कितना नहीं हुआ, ठीक है बच्चों। चले फिर आगे। जैसे इम्पोर्टेंस है, कुछ लिमिटेशन भी प्लानिंग का है ना। हर किसी का सब कुछ अच्छा नहीं होता है, कुछ लिमिटेशन भी होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लिमिटेशन क्या है। एक होता है रिजिड प्रोसेस है। अब देखिए पहले से आप प्लान करके ऐसे बना देते हैं तो फिर क्या होता है उसी हिसाब से चलना पड़ता है, तो बाद में अगर ऐसा कुछ चेंजेस का ज़रूरत है लेकिन आप नहीं कर पाते तो ये रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें क्या होता है तो फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाता है, इसमें एक तो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट होता है टाइम कंज्यूमिंग। आप पहले बैठेंगे प्लान करेंगे फिर हम काम पे लगेंगे तो थोड़ा टाइम उसमें आपको देना पड़ता है, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ना।
नेक्स्ट होता है एक्सपेंसिव, क्योंकि ये प्रोसेस बनाएंगे, बहुत सारे डेटा कलेक्ट करना है, बहुत लोगों को काम पे बैठाना है ये प्लानिंग करने के लिए, तो ये बिजनेस के लिए क्या होगा, ये एक्सपेंसिव होगा। तो ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट होता है डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये भी बात सही है, आपको क्या बोला, फ्यूचर अनसर्टन है, तो आप जो प्लान करके अभी काम पे लगे हैं वो सक्सेस आएगा ही, ये सियोरिटी नहीं दे सकते क्योंकि फ्यूचर अनसर्टन है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़े। मे लीड टू फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अगर आपने वो प्लानिंग तरीके से नहीं किए तो आप सोच के चल रहे हैं कि भाई हम तो अचीव कर जाएंगे, कभी कभार वो फॉल्स भी हो सकता है ना। तो ये भी इसमें कमियां हैं, लेकिन फिर भी कोई भी काम हम करते हैं तो प्लान करके ही करते हैं, प्लानिंग पहले से करना ही पड़ता है। लिमिटेशन हो फिर भी हमको प्लान करके ही आगे जाना पड़ता है। चलिए बंगाली यहाँ पे है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। आगे बढ़े। फिर प्लानिंग का प्रोसेस क्या है ना, प्लानिंग प्रोसेस क्या है। प्लानिंग का प्रोसेस हम देखते हैं, इसका स्टेप्स क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा। फर्स्ट काम क्या करना है, एक्चुअली इसके आधार पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दे सकते हैं, मैचिंग का ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, सीरियली सजाओ भाई, इसके बाद इसको कौन सा, इसके बाद कौन आएगा, ऐसे भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपका आ सकते हैं। तो इसका स्टेप्स क्या है, पहले स्टेप्स है भाई सेटिंग ऑब्जेक्टिव। पहले ऑब्जेक्टिव सेट कीजिए, क्या ऑब्जेक्टिव, क्यों आप प्लान कर रहे हैं वो सेट कीजिए। फिर डेवलपिंग प्रीमिसेस मीन्स एजम्पशंस, आप जो प्लान करने वाले, जो काम करने वाले हैं उसके आधार पे कुछ एजम्पशंस आपको करना पड़ता है ना। फिर आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, अलग अलग तरीका है वो काम करने का, उसमें से कौन सा आप काम करेंगे, मतलब क्या काम करेंगे, कौन सा करेंगे, किस तरीके से करेंगे, अलग अलग ऑल्टरनेटिव होगा, उसमें से आपको चुनना पड़ेगा। नेक्स्ट होगा इवेल्यूटिंग ऑल्टरनेटिव, जो आपने ऑल्टरनेटिव जुगाड़ किए हैं, इकट्ठा किए हैं, उसको फिर इवेल्यूट करके उसमें से जो बेस्ट होगा वो लेना है। तो पहले उसको इवेल्यूट करना है, उसके बाद क्या करना है, उसमें से इवेल्यूशन के बाद जो बेस्ट आपको लगता है वो बेस्ट को आपको सिलेक्ट करना है ना। जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा तो उसको सिलेक्ट करना है। फिर सिलेक्ट करने के बाद अब तो काम पे आना पड़ेगा, फिर उसको प्लान में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना है उसको। जैसे आपने इम्प्लीमेंट कर दिया उसके बाद आपका काम क्या होगा, आप फॉलो अप करना है या रिव्यूइंग द प्लान, आपको फॉलो अप करते चलना है कि हो रहा है कि नहीं, कैसे हो रहा है, कैसे काम चल रहा है, या उसको रिव्यू करते जाना है बार बार, है ना, ठीक है नहीं है, सही तरीके से हो रहा है नहीं है, वो देखना है आपको। ठीक है, ये है स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है बच्चों, चलते आगे। नाउ हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग। क्या क्या टाइप ऑफ प्लानिंग है, चलिए देखते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान के अंदर क्या होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव और गोल्स के ऊपर जो बनते हैं, जो जैसे कि एंड रिजल्ट्स टू बी अचीव्ड, है ना, कोई ऑब्जेक्टिव के लिए ही तो हम प्लान बना रहा है। जैसे कि सेल्स टारगेट, जो हमारा सेल टारगेट, इस साल में इतना हम सेल करेंगे, इस महीने में इतना सेल करेंगे, वो गोल ओरिएंटेड या ऑब्जेक्टिव प्लान है वो। नेक्स्ट होता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, जैसे कि लॉन्ग टर्म प्लान फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए या बिजनेस को और आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए जो प्लान किया जाता है उसको बोला जाता है स्ट्रैटेजिक प्लान बोला जाता है। जैसे कि पॉलिसी मीन्स ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, है ना, ये जैसे HR पॉलिसी हो गया, है ना, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज क्या है, ऐसे कई तरह का डिसीजन मेकिंग पॉलिसी गाइडलाइंस, डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलिसी। नेक्स्ट होता है प्रोसीड्यूर क्या है, स्पेसिफिक स्टेप्स फॉर डूइंग ए टास्क, कोई काम करने के लिए क्या तरीका है, प्रॉपर प्रोसीड्यूर क्या है, क्या स्टेप में एक के बाद एक कैसे काम करेंगे, ये इसको बोलते हैं प्रोसीड्यूर। एक होता है मेथड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड वे ऑफ परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी, पर्टिकुलर एक काम करने के लिए क्या रास्ते हैं, क्या वे, किस तरह से कर सकते हैं, उसका एक प्रिस्क्राइब्ड वे जिसको हम बोलते हैं मेथड। नेक्स्ट होता है रूल्स मीन्स अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट फॉरबिड्स और परमिट समथिंग, पर्टिकुलरली एक क्या है, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट और
दैट क्या करते हैं, फिर फॉरबिड्स और परमिट्स समथिंग, किसको परमिट करता है कि ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये बताते हैं रूल्स, है ना। नेक्स्ट है बजट, न्यूमेरिकल प्लान एक्सप्रेस्ड इन मनी और क्वांटिटीज में बजट, जैसे कैश बजट हो गया, सेल्स बजट हो गया, ऐसे सेल्स बजट, कैश बजट, परचेज बजट, ऐसे बजट बनता है। तो वो बजट, प्रोडक्शन बजट, इस तरह का वो न्यूमेरिकली हो सकता, न्यूमेरिकल जरूर होगा, वो मनी के हिसाब से या क्वांटिटी के हिसाब से। नेक्स्ट होता है प्रोग्राम। प्रोग्राम मीन्स ब्रॉड फ्रेमवर्क कंबाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीड्योर्स एंड बजट, ये सब मिला के एक प्रोग्राम, सबको मिला के एक बनता है जिसको प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं फिर। तो इस चैप्टर का ये बंगाली पार्ट है, आप इसको ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा ये 4th चैप्टर जो है इसको भी हमने डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, क्लियर। चले फिर आगे। अब हम आए हैं 5th चैप्टर, जिसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिए, जो कि ऑर्गेनाइजिंग का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है आपका 8। ठीक है, इस चैप्टर से आपको 8 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए फिर चलते आगे, भागते हैं। नाउ कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज, जो काम, असाइनिंग ड्यूटीज एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है जो क्या करता है, डिफाइन करता है, काम को डिफाइन करता है। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ जो है अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, फिर उस जॉब को, उस काम को पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर वो ड्यूटीज़ उसको असाइन करते हैं एम्प्लॉयज़ को, फिर अथॉरिटी रिलेशनशिप देते हैं, और इसी के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अपना जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसमें अचीव करता है। ठीक है, ये है ऑर्गेनाइजिंग का काम या कॉन्सेप्ट। क्लियर है बच्चों। तो वो आगे आप देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग का क्या ज़रूरत है। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि 7 चैप्टर है आपका, तो 7 चैप्टर आपको एक साथ डिस्कस करने में थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। आप थोड़ा सा रुक के भी देख सकते हैं। ठीक है, खाना खाते हुए, पानी पीते हुए आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। नाउ इम्पॉर्टेंस क्या है। इम्पॉर्टेंस में क्या बोला गया, एक होता है फैसिलिटेट्स स्पेशलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि भाई पर्टिकुलर जिस व्यक्ति को जो काम आता है, उसको पर्टिकुलर उसी व्यक्ति को अगर वो काम हम दे दे, वो बार बार वही काम करते रहे, तो उस काम में वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, है कि नहीं। वो बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएगा और वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे काम करेगा, उसमें कोई गलती नहीं होगा और अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बना पाएगा। नेक्स्ट होता है क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है, हर किसी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या कहाँ तक अथॉरिटी है, वो बिल्कुल क्लियरिफाई करके दिया जाता है। तो उसमें उनको खुद को पता चलता है कि भाई हमारा औकात क्या है, उसी हिसाब से वो चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट होता है इंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जो रिसोर्सेज है, मतलब जैसे एम्प्लॉयज़ हो गया, मशीन हो गया, मटेरियल हो गया, उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉपर तरीके से अगर ऑर्गेनाइज किया जाए तो हर काम प्रॉपर तरीके से होगा, तो मतलब मशीन, मैन, मटेरियल सबको हम क्या कर पाएंगे, ऑप्टिमम यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रोमोट्स कोऑर्डिनेशन। अगर तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बना दिया जाए, हर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ अथॉरिटी दिया जाए, तो आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन बरकरार रहेगा और सब मिल के ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसमें अचीव कर पाएगा। नेक्स्ट है एडॉप्शन टू चेंज। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड हर टाइम चेंज हो रहा है, तो इस चेंज के साथ साथ अगर अडॉप्ट करना है तो आपको अच्छे तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करके चलना है। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, इस चेंज में किस तरह से हम लोग अडॉप्ट कर पाए, बिजनेस कैसे अडॉप्ट हो पाए, वो यहाँ पे हेल्प करता है बिजनेस को। ठीक है, क्लियर।
चेंज के साथ साथ कैसे अडॉप्ट हो जाए उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है। चलते आगे, बंगाली के लिए देखिए आपको यहाँ पे बंगाली में भी दिया हुआ है, आप इसको जैसे बोला आपको कर सकते हो कॉपी या। चलिए आगे देखें। नाउ स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का स्टेप्स क्या क्या है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का स्टेप क्या क्या है, ऐसे स्टेप में आपको जाना पड़ेगा। पहला काम क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल काम को देखो, ढूंढो क्या काम है, उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई करो और काम को डिवाइड कर दो। डिवीजन ऑफ वर्क, कोई काम को अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट में डिवीजन करके अलग अलग व्यक्ति को उसको असाइन करना, तो डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट काम क्या है, डिपार्टमेंटलाइजेशन, हर काम को ग्रुप करके अलग अलग डिपार्टमेंट बना दो। जैसे कि हो गया प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट बना दिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट बना दिए गए, मटेरियल जैसे कि आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इस तरह से अलग अलग काम को अलग करके अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाए, ठीक है, बना देते हैं। नेक्स्ट काम क्या है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। आप जैसे आपने अलग कर दिया, उसके बाद किसका क्या काम होगा, किस एम्प्लॉयज़ का क्या काम है, किस मैनेजर का क्या काम है, वो बिल्कुल उनको असाइन कर देना है, ड्यूटीज़ को असाइन कर देना है। उसके बाद क्या करना है, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, है ना। आप तो काम पे सबको लगा दिया, जैसे काम हो रहा है उसके हिसाब से लोअर जो लेवल में है वो अपर लेवल को अपना रिपोर्ट कंटिन्यूअसली रिलेशन वाइज रिपोर्ट देते रहें, लोअर लेवल से अपर लेवल तक रिपोर्ट, काम का जो गति है, काम कैसे हो रहा है, कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, उसका रिपोर्ट, रोज का रिपोर्ट या मंथली रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट करते रहे अपना ऊपर लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस चलता है। चलिए आगे जाते हैं। नाउ आप आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाई दे रहा है भाई आपको। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या स्ट्रक्चर, क्या क्या टाइप का, किस टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है। एक होता है कि भाई फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक ऐसे जैसे ग्रुपिंग ऑफ जॉब बेस्ड ऑन फंक्शंस लाइक मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, HR, मतलब ये काम के आधार पे क्या किया गया, इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। फंक्शनल मतलब फंक्शन, क्या क्या काम है, काम के आधार पे ऐसे डिपार्टमेंट वाइज स्ट्रक्चरिकली डिवाइड किया गया है। जैसे कि मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग एक अलग सा डिपार्टमेंट बना दिया गया, प्रोडक्शन का एक डिपार्टमेंट बनाया गया, फाइनेंस के लिए अलग से, HR के लिए अलग से अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया। तो इसका एडवांटेज क्या है भाई, इस ऐसे मतलब फंक्शनल जो मैनेजमेंट है, फंक्शनल जो स्ट्रक्चर, उसका एडवांटेज क्या है, स्पेशलाइजेशन, क्लियरिटी, एफिशिएंसी। इसमें क्या होगा, अलग अलग काम के लिए अलग अलग बना दिए गए, तो फिर वो काम खुद करते रहेंगे तो उसमें उसका स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। क्लियरिटी रहेगी, भाई ये काम इसी को दिया गया, इसी को असाइन किया गया, इसी को करना है, ये क्लियरिटी रहेगा। और क्या है, जैसे एक ही काम बार बार करेंगे तो उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा, है ना, जो एम्प्लॉइज है उसका एफिशिएंसी, जो मैनेजमेंट है उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा। डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स। कभी कभार क्या होता है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट अभी जैसे बताया बना दिए गए हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने के लिए हर डिपार्टमेंट का काम ही इंपॉर्टेंट है, सब मिलके एक साथ करेंगे तो गोल अचीव होगा। कभी कभार क्या होता है कि आपस में लड़ाई लग जाते हैं, है ना, आपस में कभी कभार क्या होता है, लड़ाई लग जाता है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उसमें काम रुक जाता है, फिर प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं, ठीक है। हम भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके आए हैं, ऐसे स्थिति में प्रैक्टिकल लाइफ में हम भी देख के आए हैं, हम भी पढ़े हैं इस चक्कर में, तो ऐसे चलता रहता है। तो मेन काम क्या है कि भाई इसमें यही प्रॉब्लम है कि डिपार्टमेंट के आपस में लड़ाई हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे डिपार्टमेंटल वाइज ही काम हो सकता है, सब काम एक ही को दे देंगे तो नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़े। डिविजनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ग्रुपिंग जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, रीजियन और मार्केट्स। कभी कभार क्या होता है कि भाई प्रोडक्ट अलग अलग है, तो एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग हम मैनेजमेंट बना दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए हैं। जैसे प्रोडक्ट के हिसाब से कर सकते हैं, या रीजियन मतलब जैसे कोलकाता में एक है तो कोलकाता में एक मैनेजमेंट एक स्ट्रक्चर है बना है, वो काम करते हैं अपने तरीके से, एक व्यक्ति देखते हैं। फिर दूसरे कोई जगह जैसे दिल्ली में एक ब्रांच है तो वो अलग से स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं डिविजनल
स्ट्रक्चर, या कोई प्रोडक्ट का अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिवीजन मैनेजर बैठाए गए हैं और काम करने के लिए दिया गया, अलग अलग मार्केट के लिए अलग अलग मैनेजर बैठे गए हैं, इस तरह से बनाया जाता है। इसका एडवांटेज क्या है, जैसे फोकस ऑन प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर हो रहा है तो वो अपना प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस करेगा, 10 प्रोडक्ट लेके एक साथ करेगा तो उसके पॉसिबल नहीं है। फिर मार्केट कोई भी एक पर्टिकुलर मार्केट के लिए उसको असाइन किया गया, वो उसी मार्केट को देखेगा, उसी मार्केट में कैसे डेवलप किया जाए उस चीज़ को देखेगा। नेक्स्ट उसका अकाउंटेबिलिटी बनेगा, है ना, अकाउंटेबिलिटी रहेगा, भाई तुम जो काम कर रहे हो उसका अकाउंटेबिलिटी रहेगा। फिर क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग, है ना, तो डिसीजन जो लेना होता है वो क्विक डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस हिसाब से उसको डिसीजन लेना पड़ता है, तो क्विक डिसीजन ले सकते हैं। चलिए और क्या, अब डिसएडवांटेज क्या है भाई, डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्टली। डेफिनेटली अगर आप इस तरह से अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे, अलग अलग मैनेजर बैठाएंगे तो आपको खर्चा ज़्यादा पड़ना पड़ेगा, तो ये कॉस्टली ज़रूर होता है। नेक्स्ट है डुप्लीकेशन ऑफ एफोर्ट, है ना, एक ही काम में फिर और किसी को भी लगा दिए तो फिर डुप्लीकेशन होने का चांसेस रहेगा। तो इसलिए बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो सही है, लेकिन छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन के केस में क्या होगा कि एक ही काम के लिए अलग अलग जगह अलग अलग लोग बैठाना मुश्किल हो जाता है, मतलब डुप्लीकेशन का काम करना मुश्किल हो जाता है, और दूसरी बात है कॉस्टली भी हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये बंगालीज है, बंगालीज आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, इनफॉर्मल भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलेंगे, स्ट्रक्चर डिफाइंड बाय मैनेजमेंट, ऑफिशियल अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप। इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें क्या है कि मैनेजमेंट जो डिफाइंड बाय मैनेजमेंट जैसे बोल दिया कि भाई इसके साथ तुम्हारा ये रिलेशन है, इसके साथ ऐसे ही बात करना है, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे काम करना है, तो इसको बोलते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसमें आप किसी एक को छोड़ के किसी ऊपर टॉप लेवल में नहीं जा सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा, फॉर्मली रिलेशन मेंटेन होता है इसमें, ठीक है, तो फॉर्मली बातें चलेगा, फॉर्मली आपको इंफॉर्मेशन पास ऑन करना पड़ता है इसमें। नाउ इनफॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल का मतलब क्या है कि नेटवर्क ऑफ पर्सनल या सोशल रिलेशंस अमंग द एम्प्लॉयज अराइजेज स्पॉन्टेनियसली, मतलब खुद से एक रिलेशन बन जाते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोग काम कर, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो वो आपस में एक साथ रोज ऑफिस आना, एक साथ बैठना, खाना, तो एक आपस में एक रिलेशन बनता है जो जिसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फॉर्मल में क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग व्यक्ति है भाई, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपस में वो फॉर्मल रिलेशन बरकरार रहते हैं। लेकिन इनफॉर्मल का मतलब जो एक साथ होते हुए एक साथ ऑफिस में आते हैं, एक साथ रहते हैं, तो फिर आपस में एक इनफॉर्मल रिलेशन बन जाते हैं। वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्प होता है, क्योंकि आपस में हेल्प करने का, कोऑर्डिनेशन करने का, कोऑपरेशन करने का इच्छा होता है, ये जैसे कि नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि भाई आपस में हेल्प करने का, आपस में कोऑपरेशन करने का अलग सा एक एंथुसिज्म आता है। चलते हैं आगे। नाउ डेलीगेशन, कॉन्सेप्ट, एलिमेंट एंड इम्पोर्टेंस। चलिए डेलीगेशन का क्या मतलब है, क्या बताए गए हैं, देखते हैं। डेलीगेशन का क्या मतलब है, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। सुपीरियर जो बैठे हैं वो अपना सबऑर्डिनेट को किसी काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और साथ साथ में जो अथॉरिटी है वो हैंड ओवर करते हैं, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेलीगेशन, ठीक है। डेलीगेशन का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी का जो हैंड ओवर करना, आगे बढ़ाना, उसको बोलते हैं। कहाँ से कहाँ आएगा, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, ठीक है ना। कभी सबऑर्डिनेट से सुपीरियर तक अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जाता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के पास आता है, तो उसको बोलते हैं हम डेलीगेशन। नाउ इसका क्या क्या एलिमेंट है, एक तो अथॉरिटी, अभी आपको बताया गया, जैसे कि अथॉरिटी साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी,
अथॉरिटी कुछ काम करने के लिए जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, उसके साथ साथ अथॉरिटी भी दिया जाता है कि भाई तुम ये कर सकते हो, तुम अपना ये डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब होता है कुछ डिसीजन मेकिंग का पावर, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कोई काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो काम करने के लिए आपको कुछ डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है खुद को, तो वो उनको दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है अथॉरिटी। और लास्ट में अकाउंटेबिलिटी, आप जो काम किए हैं उसके लिए अकाउंटेबल आप ही रहेंगे, गलत है सही है जो भी हुआ है उसका अकाउंटेबिलिटी आपका रहेगा, ठीक है बच्चों, क्लियर। नाउ इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई, आप ये डेलीगेशन का क्या ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है। डेवलप सबऑर्डिनेट्स, है ना, जो सबऑर्डिनेट है उसको डेवलप करते हैं, मतलब उसका एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, उसको आगे जाने का रास्ता ओपन करते हैं। रिड्यूस वर्कलोड्स ऑफ मैनेजर्स, बड़े जो टॉप में बैठे हैं उसका जो वर्कलोड कई तरह का काम करना पड़ता है, तो थोड़ा सा लोड वो अपना सबऑर्डिनेट को हैंड ओवर करते हैं, तो उनका काम करना इजी हो जाता है। क्विक डिसीजन मेकिंग, अगर उनके पास ये डिसीजन मेकिंग का पावर आता है तो क्विक डिसीजन लेके काम को जल्दी कर सकते हैं। और दूसरा है कि मोटिवेशन, भाई अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, आपको अगर अथॉरिटी दिया जाता है, तो आपको एक काम करने का अलग से अंदर से एक इच्छा आ जाते हैं, है कि नहीं। तो ये इच्छा, ये काम करने का जो इच्छा, इसको मोटिवेशन बोला जाता है। तो डेलीगेशन के कारण एम्प्लॉय के अंदर ये मोटिवेशन क्रिएट होता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हो रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंट। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है, देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सिस्टमेटिक डेलीगेशन, अभी बताया आपको, डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। जैसे कि डिसीजन लेने का जो क्षमता है, मतलब जो अथॉरिटी है, वो अगर हायर लेवल से लोअर लेवल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है स्टेप वाइज, स्टेप, तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब जो डिसीजन लेने का अथॉरिटी बिल्कुल सेंट्रलाइज ना रख के स्टेप वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ अगर बांट दिया जाए तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंस क्या है भाई, डिसेंट्रलाइज तो करेंगे, क्यों करेंगे, कुछ तो फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है, रिड्यूस बर्डन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट के पास बहुत सारे काम हैं, अगर उनको उससे छुटकारा मिलना है तो बर्डन को घटा के इनके ऊपर डालना पड़ेगा, है ना। थोड़ा थोड़ा करके इनको बांट देंगे तो उनका बर्डन थोड़ा कम होगा, वो इम्पॉर्टेंट काम पे अपना ध्यान दे पाएगा, ठीक है, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है उनके लिए उसमें ध्यान दे पाएगा। नेक्स्ट क्या होता है, प्रोमोट्स इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। इसमें क्या होता है कि किसी को अगर अथॉरिटी दिया जाए डिसीजन लेने का, तो खुद वो ट्राई करेगा, प्रोमोट करता है, क्या प्रोमोट करता है, कुछ क्रिएटिविटी, इनिशिएटिव, मतलब खुद कुछ इनिशिएशन लेके कुछ नए कुछ बनाने का, नए तरीका अपनाने का एक इच्छा उनके अंदर आएगा, वो क्रिएटिविटी को क्या करेगा, प्रोमोट करता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग एट लोकल लेवल, है कि नहीं। लोकल लेवल में डिसीजन हो जाए तो जल्दी काम भी होगा ना, तो इसमें अगर थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दिया जाए, फिर उसको चेक किया जाए कैसे वो डिसीजन ले रहा है, अगर अच्छा डिसीजन लेते हैं तो लोकल लेवल में तो जल्दी काम हो जाता है, तो वो इम्प्रूव करने के लिए भी अथॉरिटी को दिया जा सकता है, डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है। एनसीओज ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, है ना, नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, 5th चैप्टर भी ख़त्म, आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा 6th चैप्टर जो कि मार्केटिंग, जो मार्क्स कितना है, जिसमें 5 मार्क्स है, ये है मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें आपका 5 मार्क्स रहेगा। चलिए फिर शुरू करें। आप लोग सोच रहे हैं सर आप तो एक दिन में 1-1.5 घंटे में पूरा बीएससी को पढ़ा देंगे, अब क्या करें बेटा, है ना। तो ये लेक्चर में अगर आपको कुछ फ़ायदा हो जाए, इसलिए हम चाहा कि भाई एक ही साथ आपको पढ़ा दे, है कि नहीं, आपका भी टाइम बचेगा और फ़ायदा भी होगा। चलिए देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो मार्केटिंग का पहले कॉन्सेप्ट, फंक्शन, मार्केटिंग फिलोसॉफीज क्या है, इसके बारे में पहले देख लेते हैं। पहले तो कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग है क्या, मार्केटिंग है क्या।
मार्केटिंग इज अ सोशल मैनेजरियल प्रोसेस, एक सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय व्हिच individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging products and values। सीधी सी बात है, मार्केटिंग का काम बहुत लंबा है, बहुत सारे काम है ना। एक प्रोसेस है, उसके द्वारा कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप क्या ऑब्टेन करते हैं, व्हाट दे नीड, क्या उनको चाहिए या क्या वो लोग चाहते हैं, थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड वैल्यूज, जो प्रोडक्ट एंड वैल्यू का एक्सचेंज के थ्रू उनको मिलता है। ठीक है, समझे? तो ये और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा अगर ये फंक्शन आपको बता दिया जाए कि मार्केटिंग का फंक्शन क्या है। मार्केटिंग का बहुत सारे फंक्शन है, देखिए क्या फंक्शंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। फर्स्ट काम क्या है कि भाई मार्केट में जाके रिसर्च करके, मार्केट में सर्वे करके, मार्केट में लोग क्या चाहते हैं, क्या प्रोडक्ट उनको बेस्ट लगता है, प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी चाहिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इकट्ठा करना, ये काम है पहले। नेक्स्ट काम क्या है, अब मार्केटिंग प्लानिंग करना है, कैसे मार्केटिंग करेंगे, कैसे प्रोडक्ट को हम यहाँ पहुँचाएंगे, क्या प्रोडक्ट को हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो प्लानिंग करना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसे मार्केट में सर्वे करके आपके पास आ गया कि भाई क्या प्रोडक्ट चाहिए, किस तरह का क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, वो जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन आया उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है और डेवलप करना पड़ेगा, वो काम है मार्केटिंग का। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, जो मार्केट के इंफॉर्मेशन के वाइज जो प्रोडक्ट हमने बनाया है उसको अलग अलग स्टैंडर्ड में बनाया जाए और ग्रेड वाइज उसको डिवाइड किया जाए, ये मार्केटिंग का काम है। पैकेजिंग एंड लेवलिंग, जो प्रोडक्ट हम मार्केट में बेचने वाले हैं उसका प्रॉपर तरीके से पैकेज किया जाएगा, जैसे कि प्रोडक्ट ख़राब ना हो जाए, प्रोडक्ट का अगर ड्यूरेबल प्रोडक्ट हो अच्छे तरीके से रहे, अगर ऐसे प्रोडक्ट है कुछ ख़राब हो सकता है तो उसको तरीके से पैकेज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पैकेजिंग करना और उसके ऊपर प्रॉपर लेवलिंग करना जो अट्रैक्टिव हो, है ना, जो लेवलिंग हो ऐसे कि वो अट्रैक्टिव हो। नेक्स्ट होता है ब्रांडिंग, कोई प्रोडक्ट का प्रॉपर नाम, प्रॉपर ब्रांड जो मार्केट में अच्छा चलेगा, मार्केट में अच्छा अट्रैक्टिव होगा, ऐसे कुछ ब्रांडिंग करना उसका, है ना, ब्रांड को अच्छे तरीके से प्रमोट करना। नेक्स्ट होता है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को बेचना है तो उसका प्रॉपर मेथड ऑफ प्राइसिंग अप्लाई करके उसको प्राइसिंग फिक्स करना पड़ता है, किस प्राइस में प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जाएगा वो प्राइसिंग फिक्स करना। नेक्स्ट काम क्या है, प्रमोशन। मीन्स प्रमोशन मतलब प्रोडक्ट को सामने लाना पड़ेगा ना भाई, प्रोडक्ट तुम्हारा क्या है, उसका फंक्शन क्या है, कैसा काम करता है, कितना अच्छा है, तो ये सब बताने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, पर्सनल सेलिंग करना पड़ेगा, फिर सेल्स प्रमोशन करना पड़ेगा, पब्लिसिटी करना पड़ेगा, ये काम भी मार्केटिंग का है। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या है कि प्रोडक्ट तो आपने अरेंज किए हैं, फिर इस प्रोडक्ट को फिजिकली जिस मार्केट में पहुंचाना है तो वहाँ पहुंचाना पड़ेगा। फिजिकली आपको प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपको जगह जगह पे पहुंचाना पड़ेगा और प्रोडक्ट को कंटिन्यूअस सप्लाई बरकरार रखने के लिए वेयर हाउसिंग करके आपको प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना पड़ेगा जगह जगह पे, जैसे प्रोडक्ट का जैसे ज़रूरत पड़े, जैसा ज़रूरत है उस हिसाब से आप दे पाए। नेक्स्ट काम क्या है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, है ना। इसके बाद प्रोडक्ट तो आपने बेच दिया, उसके बाद जो कस्टमर को सपोर्ट देने के लिए बंदोबस्त आपको करके रखना पड़ेगा। कस्टमर को जो ग्रीवेंस है वो आपको सुनना पड़ेगा, उनका कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो कस्टमर सपोर्ट सिस्टम आपको बरकरार रखना पड़ेगा। चलिए और आगे चलते हैं, मार्केटिंग फिलोसॉफीज। ठीक है, एक एक करके मार्केटिंग फिलोसॉफीज के बारे में डिस्कस किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट में, इस फिलोसॉफी वाइज फोकस ऑन अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। देखा जाता है कि भाई कितना अवेलेबल कर सकते हैं प्रोडक्ट को और अफोर्डेबिलिटी, ये अफोर्ड कैसे कर पाएगा कि नहीं। नेक्स्ट होता है कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ये था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जैसे कि फोकस ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इनोवेशन। प्रोडक्ट का क्वालिटी कितना अच्छा रखा जाए या प्रोडक्ट का नए नए कुछ उसके अंदर इनोवेटिव कुछ प्रोडक्ट मार्केट में लाए जाए, इसके ऊपर फोकस करते हैं। नेक्स्ट होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। इस फोकस वाइज क्या करना पड़ता है, इस कॉन्सेप्ट वाइज
फोकस ऑन एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन, कितना ज़्यादा हम सेल कर सकते हैं, प्रोमोट कर सकते हैं, प्रमोशन दे सकते हैं प्रोडक्ट का मार्केट में। नेक्स्ट होता है मार्केट कॉन्सेप्ट। मार्केट कॉन्सेप्ट वाइज कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द की। मार्केट कॉन्सेप्ट में अगर देखेंगे तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना मेन मैटर होगा इसमें, है ना। तो कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फाई करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। दिस बैलेंसिंग कस्टमर्स नीड्स, कंपनीज प्रॉफिट एंड सोसाइटीज वेलबींग, है ना। ये सबसे बेहतर प्रोसेस है कि भाई बैलेंस कर देना पड़ेगा। सिर्फ कस्टमर के लिए सोचेंगे तो फिर कंपनी का क्या होगा, तो कंपनी के लिए सोचेंगे तो कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा। तो इसलिए कस्टमर नीड भी सेटिस्फाई हो, कंपनीज प्रॉफिट भी आए एंड सोसाइटीज वेलबींग, मतलब सोसाइटी का भी अच्छा हो। ये तीनों मिला के ये कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे बेहतर है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आप टिके रहेंगे। आगे चलते फिर, ये बंगालीज है, बंगालीज में दिए हुए हैं, आप इसको ले सकते हैं स्क्रीनशॉट करके या कॉपी करके। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं मार्केटिंग मिक्स। इसमें कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, चलिए मार्केटिंग मिक्स क्या है। मार्केटिंग मिक्स इज अ सेट ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएबल्स, कुछ वेरिएबल्स जिसको 4P बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका MCQ में आएगा। दैट अ कंपनी यूजेज टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर्स रेस्पॉन्स, ठीक है। तो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, कुछ कंट्रोलेबल वेरिएबल जो 4Ps बोल सकते हैं, दैट अ कंपनी यूजेज टू इन्फ्लुएंस, जो कंपनी यूज करते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए किसको, कस्टमर, मतलब कंज्यूमर रेस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज करते हैं। सिंपल, क्लियर है। चले फिर आगे। नाउ इसके एलिमेंट्स क्या क्या है, जैसे 4Ps आपको बताया। एक होता है प्रोडक्ट, जैसे कि वैरायटी, प्रोडक्ट का वैरायटी क्या है, अलग अलग क्वालिटी है, डिज़ाइन है, फीचर्स है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, सर्विस, ये आता है आपका प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट मतलब एलिमेंट के अंदर। नेक्स्ट होता है प्राइस। प्राइस में क्या होता है, जैसे प्राइस लिस्ट हो गया, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं हम, क्रेडिट टर्म्स क्या है, पेमेंट मेथड क्या रहेगा, ये। प्लेस, प्लेस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, किस चैनल के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कवरेज, कितना दूर तक कितना एरिया कवरेज होगा, इन्वेंट्री कितना रखना पड़ेगा आपका, फिर लॉजिस्टिक सिस्टम मतलब ट्रांसपोर्टिंग या पहुंचाने का जो सिस्टम उसको लॉजिस्टिक बोलते हैं, ये सब इसके अंदर आता है। नेक्स्ट आता है प्रमोशन। प्रमोशन में जैसे एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन करना है इसके लिए क्या करना पड़ता है, एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है, सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं, पब्लिक रिलेशंस के थ्रू हो सकता है, या पर्सनल सेलिंग। ये होता है आपका 4Ps, 4 एलिमेंट जो मार्केटिंग मिक्स का 4 एलिमेंट है, ठीक है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहे हैं। बिल्कुल हम छोटा करके एकदम से जो ज़रूरत है, जो आपको जानने का ज़रूरत है उसी को हम बता रहे हैं, क्योंकि इसके आधार पे MCQ क्वेश्चन होगा, इसलिए इस तरह से आपको बताया हमने। ये बंगालीज में है, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, फंक्शन एंड पैकेजिंग एंड लेवलिंग। प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, प्रोडक्ट के इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, जो मार्केटिंग में अभी बताया उसको थोड़ा सा डिटेल में। जैसे एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू द मार्केट टू सेटिस्फाई नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जैसे गुड्स हो सकता है, सर्विस हो सकता है, आइडिया हो सकता है, एक्सपीरियंस, ये भी प्रोडक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, ठीक है। फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग का क्या फंक्शन है ये देखते हैं। एक होता है, ये क्या काम करते हैं, एक होता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो मार्केट में हम बेच रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, जैसे ख़राब ना हो जाए। नेक्स्ट इजी हैंडलिंग एंड स्टोरेज, जैसे कि कोई प्रोडक्ट को अगर हम पैकेजिंग करके रखेंगे इजीली उसको हैंड ओवर कर पाएंगे या स्टोर में रख पाएंगे। कन्वीनियंस इन ट्रांसपोर्टेशन, जब ट्रांसपोर्ट करेंगे पैकेज में प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग में रहेगा तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अट्रैक्ट्स कस्टमर्स, पैकेजिंग अच्छा पैकेजिंग होगा, अच्छा कलरफुल पैकेज करेंगे, अच्छा प्रोटेक्टिव पैकेज बनाएंगे तो कस्टमर को थोड़ा अट्रैक्शन होता है इसमें। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, ये जो पैकेज करते हैं पैकेजिंग के ऊपर प्रॉपर तरीके से लेबलिंग किया जाता है जिसमें हर तरीके का इंफॉर्मेशन कस्टमर को दिया जाता है ना। फंक्शंस ऑफ लेबलिंग, अब आता है फंक्शंस ऑफ लेबलिंग, जो लेबल हम लगाते हैं उसको उसका क्या फंक्शंस है। जैसे आइडेंटिफाइज प्रोडक्ट
लेबल में प्रोडक्ट के बारे में हर चीज़ लिखा रहता है, तो जो प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं वो देख के उनको पता चलता है कि भाई इसके अंदर क्या है। डिस्क्राइब्स प्रोडक्ट डिटेल्स, इसमें प्रोडक्ट डिटेल्स बिल्कुल डिस्क्राइब करके दिया जाता है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कंज्यूमर को देख सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं। हेल्प्स इन ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, लेवलिंग के हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को अलग अलग ग्रेड में डिवीजन कर सकते हैं। प्रोमोट्स द प्रोडक्ट आई कैचिंग, मतलब ऐसे अच्छे तरीके से उसको लेवल किया जाए कि आँख देखने से ही उसको पसंद आ जाए, है ना, ऐसे कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। प्रोवाइड लीगल इंफॉर्मेशन, है ना, लेवलिंग के थ्रू क्या करते हैं, कुछ लीगल इंफॉर्मेशन जैसे कि एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या दिया हुआ है, क्या वार्निंग है इसको यूज़ करने के लिए, ये सब इसमें क्या है कि लीगल इंफॉर्मेशन उसमें लेवलिंग के ऊपर दिया जाता है, जिसको देख के कंज्यूमर जो है वो अपना प्रोडक्ट को देख के फिर खरीद सकते हैं और अवेयर हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ये बंगाली में है, देख लीजिए, ले सकते हैं इसको बंगाली का स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलते आगे। नाउ प्राइस, प्रोडक्ट हो गया, प्राइस में चलते हैं। कॉन्सेप्ट देखिए, प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द कस्टमर्स टू एक्वायर द प्रोडक्ट और सर्विस। सिंपल प्राइस का मतलब क्या है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस हम खरीदते हैं जिसके लिए हम जो पैसे देते हैं उसी को बोलते हैं प्राइस। तो प्राइस का फैक्टर्स क्या क्या अफेक्टिंग, मतलब क्या क्या फैक्टर्स जो प्राइस को अफेक्ट करते हैं। एक होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना कम होगा आप प्राइस कम करके बेच सकते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका ज़्यादा है तो ज़्यादा प्राइस में बेचना पड़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसका इफेक्ट करेगा। डिमांड एंड सप्लाई, अगर देखिए मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस ज़्यादा लगेगा। अगर डिमांड बहुत कम है लेकिन सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस फिर घट जाएगा, है ना, प्राइस कम करके रखना पड़ेगा। कंपटीशन, मार्केट में जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना प्राइस आपको कम रखना पड़ेगा। अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं है, कम है, तो प्राइस आप ज़्यादा करके बेच सकते हैं। नेक्स्ट होता है गवर्नमेंट रेगुलेशंस, जैसे कि टैक्स, प्राइस कंट्रोल। अगर गवर्नमेंट में कुछ टैक्स जोड़ दिया तो प्राइस बढ़ जाएगा, या गवर्नमेंट में कुछ कंट्रोल करके रखे भाई इतने ज़्यादा प्राइस तुम नहीं ले सकते, तो फिर उस केस में प्राइस गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा, उसी हिसाब से आपको जाना पड़ेगा, प्राइस आप बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते फिर। ठीक है, फिर और एक पॉइंट है कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर वो मेन प्रॉफिट चाहते हैं, प्रॉफिट के ज़्यादा प्रॉफिट के तरफ भागते हैं तो फिर वो ज़्यादा प्राइस में बेचेगा, या अगर वो ज़्यादा मार्केट शेयर चाहते हैं तो उनको प्राइस कम रखना पड़ेगा, मार्केट शेयर अपना बढ़ेगा। नेक्स्ट होता है मार्केटिंग मेथड्स यूज, कौन सा मार्केटिंग मेथड यूज़ किया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके आपका प्राइस फिक्स होगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? तो मतलब ये चैप्टर खत्म हुआ। ये बंगाली पार्ट नीचे दिया हुआ है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? तो इसका मतलब है हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चलेंगे लास्ट चैप्टर। ठीक है, अब हम चलेंगे लास्ट चैप्टर जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन, 7 चैप्टर जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसका मार्क्स है 5। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने 35 मार्क्स का पढ़ाई कर लिए हैं और सिर्फ 5 मार्क्स का पढ़ाई बाकी रह गया है। चलिए फिर वो भी पढ़ाई कर लेते हैं, करना तो पड़ेगा ही, एग्ज़ाम तो है भाई, देना पड़ेगा, तो फिर पढ़ाई करना पड़ेगा। चलते हैं फिर पढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है या इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन refers to safeguarding the interests and rights of consumers against unfair trade practices और exploitation। तो इसका मतलब है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो बनाया गया है, जो एक्ट बनाया गया है, वो कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है और जो राइट है उसको सेफ गार्ड करने के लिए, या कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना करे कोई बिजनेसमैन, उसके लिए, या कोई एक्सप्लॉयटेशन ना करे, उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्या ज़रूरत है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों चाहिए भाई, क्या ज़रूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए,
इंपॉर्टेंस क्या है फिर इसका? प्रोटेक्ट्स, क्या करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन? प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स। प्रोड्यूसर एंड सेलर्स उसको ना एक्सप्लॉयट कर पाए, उसके प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर को। नेक्स्ट क्या है कि बिल्ड्स कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। कंज्यूमर का एक कॉन्फिडेंस बनता है, चलो हम कुछ चीज़ खरीदेंगे, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए, ग्रीवेंस आए, तो फिर हम कुछ उसके अगेंस्ट में कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है एनकरेजिंग फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। बिजनेसमैन को एनकरेज करते हुए भाई फेयर ट्रेड प्रैक्टिस रखो, कोई ख़राब चीज़ ना बेचो जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली ना हो या जो सोसाइटी में किसी यूज़ करने से उसका कुछ ख़राब हो, ऐसा ना हो, या क्वांटिटी प्रॉपर दे, प्राइस ठीक से ले, ज़्यादा प्राइस ना ले, तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना करे। नेक्स्ट है हेल्प इन द ग्रोथ, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ बिजनेस बाय क्रिएटिंग गुडविल, है ना। अगर कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करेंगे तो उसका गुडविल बढ़ेगा, है ना, लोगों को पसंद आएगा उसको, तो फिर लोगों का पसंद उसके ऊपर रहेगा तो उसका गुडविल बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, है कि नहीं, तो उसको बिजनेस का भी ग्रोथ होगा। नेक्स्ट है नेसेसरी फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। डेफिनेटली इसमें अगर प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाए तो क्या होगा, सोसाइटी का जरूर वेलफेयर होगा, क्योंकि सोसाइटी को खराब चीज़ नहीं बेचा जाएगा या ज़्यादा प्राइस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा बिजनेसमैन। ठीक है, चलते आगे। बंगाली के में यहाँ पे है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं कंज्यूमर राइट। कंज्यूमर का क्या राइट है भाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाइज कंज्यूमर का क्या राइट्स है, देख लेते हैं क्या क्या राइट्स है कंज्यूमर का। पहले देखिए कि अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था, एक्ट 2019, ये ध्यान रख दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। कंज्यूमर हैव द फॉलोइंग राइट्स, क्या क्या राइट्स है। नंबर 1 राइट टू सेफ्टी, जैसे कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजर्डस गुड्स एंड सर्विसेज। हैजर्डस गुड्स एंड सर्विस से प्रोटेक्ट करता है ना, जो चीज़ मतलब जिसको खाने से, जिसको यूज़ करने से तबीयत खराब हो सकता है या कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, मतलब सेफ रखते हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, इसके बारे में बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जैसे लेबलिंग में दिया रहता है प्रोडक्ट में, ऐसे बिल्कुल इंफॉर्मेशन पाने का अधिकार बिल्कुल है इनका। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू चूज, मतलब इनका फ्रीडम रहेगा सिलेक्ट द वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कोई भी गुड्स एंड सर्विस वो अपने तरीके से सिलेक्ट कर पाए। ठीक है, ये अधिकार उनका रहेगा। नाउ राइट टू बी हेयर्ड, मतलब राइट टू हेयर्ड इन डिसीजन मेकिंग फोरम्स, है ना, डिसीजन मेकिंग फोरम में अपना कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो उनके पास वो अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है राइट टू सीक रिड्रेशल, मतलब अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एक्सप्लॉयटेशन, है ना, इसके लिए वो लीगल एक्शन ले सकते हैं, है ना, प्रतिकार, उसके लिए अगर खराब कुछ चीज़ दिया, कुछ ऐसा कुछ हुआ, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुआ, तो उसका प्रतिकार पाने का अधिकार उनका है। नेक्स्ट क्या है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, मतलब नॉलेज ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, है ना, उनका जो नॉलेज उनको जो मिलना चाहिए वो मिलने का अधिकार उनका है और उनको देना पड़ेगा। ठीक है, ये है कंज्यूमर एक्ट का मतलब कंज्यूमर का अधिकार, मतलब राइट्स। ठीक है, क्लियर है बच्चों, इसके आधार पे क्वेश्चन तो आएगा ही, आपको पता है, एमसीक्यू तो आएगा ही। नेक्स्ट हम आते हैं कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कंज्यूमर का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल बी अवेयर ऑफ क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ गुड्स, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसका क्वालिटी जांच कीजिए और उसका प्राइस भी जांच कीजिए, फिर आप खरीदेगा, है ना, ऐसे आंख बंद करके कोई भी चीज़ मत खरीदे। नेक्स्ट है चेक स्टैंडर्ड्स मार्क्स, मतलब ISI मार्क्स, जैसे ISI मार्क है
AG मार्क या हॉल मार्क, ये सब देख के ही आप सामान खरीदे, है ना। आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे अंधे आंख बांध के कुछ लेके आ गए फिर बोलेंगे ये तो हमने गलत लाए, ऐसे नहीं चलेगा। आप भी खरीदने के टाइम पे देख के सोच समझ के खरीदेगा। फिर आस्क फॉर बिल्स और कैश मेमोज। जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं ज़रूर दुकानदार को बोलिए कि भाई हमको इसका बिल दीजिए या कैश मेमो दीजिए, है ना। बिना बिल के या कैश मेमो मत खरीदना नहीं चाहिए। फिर यूज़ प्रोडक्ट्स एज पर इंस्ट्रक्शंस। जैसे प्रोडक्ट के लेवलिंग में आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है भाई ये प्रोडक्ट इस तरह से आपको यूज़ करना है, तो ऐसे ही आप यूज़ कीजिएगा। आप कहीं दूसरे तरीके से उसको यूज़ किए, इसके लिए अगर कोई ख़राब हुआ तो फिर आप अपना रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके कारण। नेक्स्ट है फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर आपके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो आप ज़रूर उसको कंप्लेंट फाइल कीजिए कंज्यूमर फोरम में, फिर वो लोग एक्शन लेगा, है ना। चुप बैठने से तो कुछ नहीं होता। चलिए आगे बढ़े। लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स, ठीक है। मेजर्स क्या क्या लॉज है जो लीगली कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देता है, उसके बारे में आप देखते हैं। मेजर्स कौन सा लॉ है। नंबर 1 में बोला गया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसमें क्या बोला गया है, एस्टैब्लिशेस कंज्यूमर कमीशंस एंड राइट्स, इसमें एस्टैब्लिश किए गए हैं, है ना। नेक्स्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई भी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में इसमें प्रोटेक्ट किया गया है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो कि एंश्योर्स राइट रिगार्डिंग क्वालिटी एंड ओनरशिप के बारे में बताए गए हैं। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो कि 1955, ये जो डेट है ना ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कंट्रोल्स होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, ऐसे आपको मैथ्स क्वेश्चन दे सकते हैं इस तरह से, है ना। ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग के ऊपर आपको बचा सकते हैं, ये एक्ट इसके ऊपर बना हुआ है। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, जो कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, वेट में या मेजर में गड़बड़ हुआ तो उसके लिए ये लॉ में कुछ बताए गए हैं, ठीक है। क्या होगा उसका समाधान। क्लियर है बच्चों। बंगाली में नीचे दिया हुआ है, आप उसको स्क्रीनशॉट करके रखिए। चले आगे। नाउ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड NGOs देखते हैं। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है देखते हैं। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वॉलंटरी ग्रुप्स, कौन है ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, एक वॉलंटरी ग्रुप्स वर्किंग फॉर कंज्यूमर राइट्स। ऐसे कोई वॉलंटरी ग्रुप ऑफ पीपल है जो कंज्यूमर राइट के लिए लड़ते हैं, जैसे कि इट इज दैट कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, CGSI। ध्यान रखिएगा, एक एग्जाम्पल है, आ सकता है एग्जाम में। CGI फुल फॉर्म कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो कि कंज्यूमर के लिए राइट के लिए लड़ते हैं। इनका रोल क्या है भाई, इनका रोल है एडुकेट कंज्यूमर्स को एडुकेट करना, सिखाना भाई प्रोडक्ट के बारे में, उनका राइट के बारे में समझाना, है ना। कंज्यूमर को उसके राइट के बारे में समझाना। फिर प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस, है ना। कोई भी प्रॉब्लम अराइज हुआ तो कोई अनफेयर प्रैक्टिस हुआ तो फिर लीगली कैसे उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए, वो असिस्टेंट करना इनका काम है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, है ना। कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कोई करते हैं तो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इसका काम है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट कंज्यूमर्स इन कमीशंस, कमीशन में कंज्यूमर के तरफ से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। आगे चले। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज, 3 टायर सिस्टम कैसे होता है देखिए। 3 टायर सिस्टम में चलता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जैसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन फॉर क्लेम्स अप टू 1 करोड़, आएगा एग्जाम में इसके आधार पे क्वेश्चन। 1 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट कमीशन में उसका रिड्रेसल होगा, डिस्प्यूट होगा तो वहाँ पे रिड्रेसल होगा। अगर स्टेट कमीशन में जाएगा कब, जैसे 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, 1 करोड़ क्रॉस करेगा टू 10 करोड़ तक अगर कोई ऐसे कंप्लेन आता है, ऐसे डिस्प्यूट आता है तो उस केस में स्टेट कमीशन में जाना पड़ेगा।
और नेशनल कमीशन में कब जाएंगे, जब 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जो क्लेम 10 करोड़ से ज़्यादा होता है तो फिर नेशनल कमीशन में इसका समाधान होगा। ठीक है, ऐसे 3 टायर सिस्टम बनाया गया है। अब देखते हैं कि ये 3 टायर सिस्टम का फंक्शन कैसे होता है। फंक्शन क्या है इनका? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स, वो तो पहले ही बताया गया, कंज्यूमर राइट को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट है प्रोवाइड कंपेंसेशन, अगर कोई ऐसे क्लेम आता है, क्लेम होता है तो फिर वो कंपेंसेशन प्रोवाइड करने का बंदोबस्त करना। प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अगर चलता है तो फिर वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को प्रिवेंट करना, मतलब रोकना, इनका काम होता है। ये है इनका फंक्शन। तो हमने 7 चैप्टर, है ना, 7 चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं। 7 चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं एक ही शॉट में, तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल चल ही रहा है। तो आप अगर आपको हेल्प हो रहा है तो ज़रूर आपको क्या करना है, इसको दोस्तों को भी हेल्प करना है, तो इसको शेयर कर देना है, साथ में लाइक करना है, और क्या करना है आपको, साथ में आपको कमेंट्स भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है, क्योंकि इस सेमिस्टर ख़त्म होते हुए हम 4th सेम के लिए शुरू हो जाएंगे, जैसे अकाउंट्स, कॉस्टिंग, टैक्सेशन एंड साथ में BSTD भी हम पढ़ाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, एग्ज़ाम देते रहिए, और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।